नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो आपका 33वीं न्यायिक सेवा है, 33वीं बिहार न्यायिक सेवा, ठीक है, बिहार जुडिशरी एग्ज़ाम, इसका बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो नोटिफिकेशन का आप इंतज़ार नहीं कीजिए, मोस्टली महीने भर में आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो इस पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए, ध्यान आपको देना है आपकी अपनी तैयारी पर, ठीक है। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो उसके हिसाब से आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। कट ऑफ्स बहुत अनएक्सपेक्टेड बहुत हाई जा रहे हैं। तो मैंने बताया ही था आपको, जो स्ट्रेटजी का मेरा लेक्चर आप देखेंगे बिहार जुडिशरी को लेकर, तो उसमें मैंने कहा था कि आपका 180 प्लस रहेगा, ठीक है, तभी आप सेफ हैं। तो 180 प्लस आउट ऑफ कितना, 250 में से आपको 180 जब तक आप नहीं लाओगे तब तक मुश्किल है। 180 प्लस अगर आप लाते हैं तो आप अपने मेंस की तैयारी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यह तो बात हो गई नोटिफिकेशन की, लेकिन इन सब पे आपको मैंने बोला ना, तैयारी रखिए अपनी। नोटिफिकेशन आएगा, आपको फॉर्म भरना है, 2-3 दिन उसी में आपके लग जाएंगे इधर उधर, ठीक है। क्योंकि बिहार जुडिशरी में क्या है कि आपको एक चीज़, हाँ, वैकेंसी आने से पहले कुछ काम आप कर लीजिए। पहला है कि बिहार जुडिशरी में जब आप फॉर्म भरते हैं उसी वक्त आपको 2 चीज़ें मांगी जाती है आपसे। पहला क्या है आपका, वह मैं बता देता हूँ। एक है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ठीक है। दूसरा है आपका जो सेशन है उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपका जो सेशन, जिस सत्र में आपने पढ़ाई की है उसको रिकॉग्निशन है कि नहीं, यानी कि उस सेशन को मान्यता है कि नहीं, ठीक है। तो यह 2 चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए आपने, जैसे मेरा खुद ही बता रहा हूँ मैं, जैसे मैंने वकालत की जो लॉ की पढ़ाई है LLB, वह मैंने कहाँ से की है, इंदौर से किया हुआ है, ठीक है। मैं रहता हूँ मुजफ्फरपुर बिहार में। अब मैं इंतज़ार करूँगा कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मैं अपना यह 2 डॉक्यूमेंट अगर अपने कॉलेज से मैं मंगवाता हूँ, ठीक है, तो फिर टाइम लगेगा ना, मुजफ्फरपुर और कहाँ, इंदौर। तो पहले ही आप मंगवा लीजिए, बात करके, मेल करके, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, और आपका सेशन जो है, मान लीजिए जैसे मैंने 5 ईयर्स लॉ किया, तो जो मेरा 5 साल का जो सेशन टाइम पीरियड था, सत्र था 5 साल, उस सत्र में जो मैंने पढ़ाई करी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, मेरे कॉलेज को मान्यता प्राप्त था या नहीं, ठीक है। तो यह 2 चीज़ है, बाकी और जो डिटेल इन्फॉर्मेशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ये 2 बातों को मैंने बता दिया कि मुझे लगा कि मुझे आप सभी को बता देना चाहिए। बिहार जुडिशरी में तो यह होता है, बिहार APO में नहीं मांगा जाता है, लेकिन बिहार जुडिशरी में आपसे यह कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाला ये 2 चीज़ें मांगी जाती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आज का जो यह टॉपिक है, यह आपका पावर कैप्सूल है। पावर कैप्सूल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में टॉपिक कवर होंगे, लेकिन मेंस के लिए इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। उसके वीडियो लेक्चर्स भी आपके चैनल लॉकुल पर अपलोडेड हैं। आज हम लोग PT को लेकर बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं, उनका कहना था कि सर आप प्रीलिम्स को लेकर भी इन शॉर्ट कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ना चाहिए। होता भी है, एकदम सडनली क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शंस रहते हैं, थोड़ी देर के लिए आप शॉक्ड हो जाते हैं कि किन चीज़ों को फोकस हमें करना था, और रिकॉल बार बार दिमाग में करना पड़ता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कुछ शॉर्ट्स में टॉपिक लेकर आया हूं, और ये आपके अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप समझ जाएंगे, जैसे ही लेक्चर शुरू होगा, आगे हम बढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का यह वीडियो लेक्चर, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। बेल आइकन नोटिफिकेशन उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो लेक्चर में अपलोड करता हूं तो उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। चलिए, तो यह हो गया सेशन आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। स्पेलिंग ध्यान कर लीजिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। स्पेलिंग में भी लोग गलती कर देते हैं, भारतीय में भी गलती हो जाती है, नागरिक में मान लीजिए NAG है और RI के लिख दीजिए, A छोड़ दीजिएगा, तो नागरिक है पूरा। तो यह स्पेलिंग एक बार आप अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। 2023 क्यों कह रहा हूँ, 2024 क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर कानून तो लागू हुआ 1 जुलाई 2024 से, तो आपने क्यों कहा 2023 की बात क्यों करी, 2024 क्यों नहीं है। तो इसलिए नहीं है बच्चों, क्योंकि यह जो कानून है, इस कानून को मान्यता कब मिली, इस कानून को राष्ट्रपति महोदया से मान्यता कब मिली,
या डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है? डेट ऑफ इनेक्टमेंट उसी तारीख को कहा जाता है जब हमारे राष्ट्रपति से इस कानून को मान्यता मिल जाती है। तो मान्यता कब मिली? तो 25 दिसंबर 2023 को हमारे राष्ट्रपति महोदय से इस कानून को मान्यता मिली। इसीलिए जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट होगा, वो जो साल होगा, उसी को हम यहाँ पर कानून जो आपका लॉ है उसके बाद वो ईयर लिखा जाता है। ठीक है। एक्ट नंबर क्या है? तो एक्ट नंबर है आपका 46। क्या है एक्ट नंबर 46? लगे हाथ आप 2 और क्रिमिनल लॉज है, टोटल 3 क्रिमिनल लॉज आए थे ना, तो 2 और बचे हैं आपके। पहला क्या है? तो एक है आईपीसी, ठीक है, पहले जो आईपीसी था, फिर क्या था? सीआरपीसी, ठीक है, और एक क्या था? आईईए यानी इंडियन एविडेंस एक्ट। यही था ना 3 क्रिमिनल लॉज। यही इसी को रिप्लेस करके क्या आया? आईपीसी को रिप्लेस करके आया आपका बीएनएस 2023, ठीक है, ये आ गया बीएनएसएस 2023, ठीक है। ये इंडियन एविडेंस एक्ट को क्या रिप्लेस करके आ गया? बीएस यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब इनके एक्ट नंबर क्या है? एक्ट नंबर क्या है यह ध्यान में रख लीजिए, अभी बता दे रहा हूं। आईपीसी यानी बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता का एक्ट नंबर क्या है? तो एक्ट नंबर है इसका 45। आईपीसी का भी ये 45 ही था, तो इससे आप रिलेट कर लीजिएगा। आईपीसी का 45, इसका क्या है? तो इसका है आपका 46। किसका? सीआरपीसी को रिप्लेस करके जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये सब सवाल पूछा जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे सवाल आपको पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, कोई भी डाउट होगा, मैंने पहले ही बोला है, सवाल आप मुझसे जरूर पूछेंगे, सवाल पूछना है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका एक्ट नंबर 46। क्या है? एक्ट नंबर 46 हो गया। किसका? बीएनएसएस का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। एक्ट नंबर और ऑब्लिक करके साल क्या होगा? तो 2023। मैंने साल बताया ना, 2023 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसी साल इस कानून को राष्ट्रपति महोदय से मंजूरी मिली, यानी कि डेट ऑफ जो ईयर ऑफ इनेक्टमेंट है, ईयर ऑफ इनेक्टमेंट आपका है 2023 है, और तारीख क्या है? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और उसके बाद ये हो गया इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसको रिप्लेस करके कौन सा है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक्ट नंबर क्या है? 47 है, ठीक है। मैं कहा ना, इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और ये सवाल पूछा जाता है, ये पूछा ही जाएगा। मैं लिख के ले लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यह बातें हो गई, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि कानून का नाम क्या है, इसकी स्पेलिंग मैंने पहले बताया, बार बार बताया, स्पेलिंग को ध्यान में रखिएगा, स्पेलिंग में गलती हो जाती है। भारतीय में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, BHA है, R A छूट जाएगा, भारत सीधे TYA लग जाएगा। नागरिक में भी NAG लगेगा, RI के लिख करके लिख देगा कंफ्यूज करने के, जबकि उसके बाद G के बाद A भी है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 2023 की जगह 2024 कर देगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। सुरक्षा की जगह एक्ट लगा देगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट, या कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा, ये सब कंफ्यूज चीज़ें करती हैं। एक्ट नंबर 46 हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, तीनों कानून के एक्ट बता दिया आपको। 25 दिसंबर 2023 को इसका डेट ऑफ इनेक्टमेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि डेट ऑफ व्हाट इज द डेट ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द BNSS 2023। तो इसका डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है? 25 दिसंबर 2023। अब किस डेट से लागू हुआ? डेट ऑफ इन्फोर्समेंट जिसे कहा जाता है। तो यह लागू हुआ 1 जुलाई 2024 से यह कानून हमारा लागू हुआ। अब एक सवाल बनता है कि जो आपका यह नया कानून है वह कितने चैप्टर में और कितने सेक्शंस में डिवाइड है। आपको याद होगा सीआरपीसी जो है आपका, उसमें कुल कितने चैप्टर्स थे? 37 चैप्टर्स थे। कितने चैप्टर्स थे? 37 चैप्टर्स थे। और कुल सेक्शंस कितने थे? 484 सेक्शंस थे। यहाँ कुछ बढ़ गया है, ठीक है। यहाँ क्या है, आपको टोटल 39 चैप्टर्स हैं। क्या है? BNSS में कितने चैप्टर्स हैं आपको? BNSS में कितने चैप्टर्स हैं? 39। कितने हैं? 39 BNSS। इसको ध्यान में रखिए। देखिए BNSS जो है इसमें चैप्टर्स कितने हैं? तो चैप्टर्स हो गए आपको 39। कितने चैप्टर हैं? 39। और सेक्शंस कितने हो गए? तो सेक्शंस हैं आपके 531, ठीक है। सीआरपीसी में क्या था? 37 थे। अब उसकी बात भूल जाइए, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए सीआरपीसी का डाल देगा। आप हर साल तैयारी करते थे, दिमाग में सीआरपीसी बैठा होगा, जल्दबाजी में रंग दीजिएगा, गोला ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। तो हड़बड़ाइएगा नहीं, इस बार आपको बहुत ध्यान से देखना है और लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, तो वहाँ कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। एक बार नहीं, बार बार देखिए, बेरख रख के देखिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। कन्फ्यूज़न होगा सवाल पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जवाब दूंगा। तो चैप्टर कितना है? 39 है, एकदम रख लीजिए। चैप्टर कितना है? 39। सीआरपीसी में 37 था, यहाँ 39 है। सीआरपीसी में कितने सेक्शन थे? 484 थे। BNSS में कितना है? 531 है, ठीक है। 531 चैप्टर्स हो गए, आपको सेक्शंस हो गए, ठीक है। 531 सेक्शंस, ओके।
अब आ जाते हैं कि यह जो कानून है यह पूरे देश में लागू होता है या कोई ऐसा जगह जहां लागू नहीं होता है, यह भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो BNS एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे देश में लागू होता है। पहले जम्मू के कश्मीर में लागू नहीं होता था, ठीक है, लेकिन 2019 में संशोधन हुआ और उसके बाद से CRPC भी लागू हो गया और नया कानून आया, तो वो तो शुरू से ही लागू है। लेकिन स्टेट ऑफ नागालैंड, एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नागालैंड, ठीक है, और जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे कुछ इसके कुछ प्रोविज़न यहाँ पर लागू नहीं है, ठीक है, वहाँ पर इसके कुछ प्रोविज़न लागू नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ट्राइबल एरियाज में कहाँ पर लागू नहीं होगा, तो BNS एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन, ठीक है, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन। कुछ है वहाँ पर जो कि कानून के जो प्रोविज़न है वो लागू होते, समय समय पर अधिकार भी है उन्हें, अपने हिसाब से वो समय पर चीज़ों को देखते हुए कानून को वहाँ पर लागू करते हैं। लेकिन वहाँ पे इसलिए लागू नहीं है क्योंकि जो ट्राइबल एरिया है इसमें प्रोविज़न दिया संविधान में ही इसको लेकर दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ का उनका कल्चर थोड़ा सा अलग है और एकदम से उन्हें लगे ना कि हमारे जो कल्चर हैं या जो हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कस्टम है, उसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है, तो इस भावना से यह प्रावधान दिया गया है। अब बात होती है ट्राइबल एरियाज में क्या इंक्लूड होता है। तो ट्राइबल एरियाज इंक्लूड्स असम एज प्रिस्क्राइब्ड इन पैरा 20। पैरा 20 जो 6 शेड्यूल है, पैरा 20 किसका, तो 6 शेड्यूल ऑफ किसका, 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है उसके पैरा 20 के 6 शेड्यूल में आप देखेंगे तो वहाँ पे ट्राइबल एरिया की बात की गई है। असम का कुछ क्षेत्र है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम बेल। देखिए बेल जो है, बेल को डिफाइन नहीं किया गया, न्यूली एडेड ये प्रोविज़न है। बेल, बेल बॉन्ड और बॉन्ड, यह 3 बातें जो हैं पहले हमारे जो CRPC ओल्ड जो प्रोसीजर है उसमें यह नहीं था ये प्रोविज़न, ठीक है, लेकिन बेल को लेकर यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है। बेल क्या है, आपको सेक्शन 2B में दिया गया है। बेल कहाँ है, 2B में दिया गया है। अब वहीं अगर बेल बॉन्ड की बात करें तो ये सेक्शन 2D में दिया गया है। तो बेल, बेल बॉन्ड और बॉन्ड, वहीं बॉन्ड की बात करें तो ये सेक्शन 2C में दिया गया है। तो 2B, 2C, 2D, ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग यहाँ पर बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस की, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी जमानतीय और गैर जमानतीय अपराध, तो यह डिफाइन है आपको सेक्शन 2C में। यह आपको थोड़ा सा एक बार पढ़ना होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सिंपल प्रोविज़न दिया गया है कि इस सेक्शन के तहत यह डेफिनेशन है, ठीक है। तो आपको दिमाग में ये रखना है, क्या रखना है, सबसे पहले बेल और बेल बॉन्ड और बॉन्ड, इससे सवाल पूछा जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी हाईलाइट कर दे रहा हूँ। 2B में क्या है आपका, 2B में आपका बेल है। 2B में क्या है, 2B में आपका बेल दिया हुआ है। बेल बॉन्ड कहाँ है, तो 2D में बेल बॉन्ड है। बॉन्ड कहाँ है, तो 2C में। तो 2B में क्या हुआ, दिया हुआ आपका बेल दिया हुआ है, 2B में बेल, और 2C में क्या दिया, 2C में बॉन्ड दिया हुआ है, और यह बेल बॉन्ड कहाँ दिया है, तो 2D में दिया हुआ है, ठीक है। बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो यह आपको दिया हुआ है सेक्शन 2C में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, 2C में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए एक मिनट, एक चीज आप करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर, यह जो आपका बॉन्ड है यह 2E में दिया हुआ है। 2C जो है इधर आपका, 2C इधर बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में है, ठीक है। यह जो बेल है 2B में है, बेल बॉन्ड है 2D में है, और बॉन्ड आपका 2E में दिया हुआ है। देन आफ्टर बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करूं मैं आपको, तो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस आपका सेक्शन 2C में दिया हुआ है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बेल बॉन्ड जो है सीक्वेंस में जा रहा है, 2B, 2D, 2E। 2B हो गया बेल, 2D हो गया बेल बॉन्ड, और 2E क्या हो गया आपका बॉन्ड। अब वहीं जो C है, C इंक्लूड कर दीजिए आप बेल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब सवाल ये होता है कि ये बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है, तो बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है, विच इज शोन इन दी फर्स्ट शेड्यूल ऑफ BNSS। तो क्या सिर्फ जो वही ऑफेंसेस बेलेबल या नॉन बेलेबल हैं जो कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ BNSS में, और कोई नहीं, तो नहीं, और भी ऐसे ऑफेंसेस हैं, और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जैसे मान लीजिए पॉक्सो एक्ट हो गया, उसमें भी जो अपराध है उसमें कौन बेलेबल ऑफेंस है कौन नॉन बेलेबल ऑफेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, ठीक है, स्पेशल जो लॉज होते हैं, ठीक है ना, SC ST एक्ट हो गया, और भी जो ऐसे स्पेशल कानून हैं, ठीक
ठीक है। उसके तहत भी जो भी ऑफेंसेज हैं उसमें जो बेलेबल है, नॉन बेलेबल हैं, या तो वह ऑफेंसेज या फिर वैसे ऑफेंसेज जो कि फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं, वह आपके बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेज कहलाते हैं। यह पूरा टेबल चार्ट बना होता है, उसमें पूरा लिखा होता है। जब आपका लास्ट सेक्शन है ना, सेक्शन ये 531, सेक्शन 531 जो मैंने बताया, लास्ट सेक्शन के बाद आप पेज पलटिएगा तो वहाँ पूरा एक टेबल बना होता है, ठीक है। पूरा टेबल बना होता है, उसमें आप देखेंगे कि आपको पूरा दिया रहेगा कि कौन बेलेबल है, कौन नॉन बेलेबल है, कौन कॉग्निजेबल है, कौन नॉन कॉग्निजेबल है, पूरा लिखा रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो यह आपका कहाँ है, फर्स्ट शेड्यूल में होता है। तो बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस आर दोज ऑफेंसेज विच इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ BNS और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ऐसे प्रावधान, ऐसे प्रोविज़न जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के फर्स्ट शेड्यूल के तहत दिए गए हैं, वह आपको बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस कहलाएंगे उस फर्स्ट शेड्यूल के तहत, या फिर ऐसे ऑफेंसेज जो कि किसी और कानून में है जो कि प्रभावी है, ठीक है। तो यह हो गया आपका बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अगर बात करें हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो यह आपको सेक्शन 2G में आता है। कहाँ आता है, 2G में आता है। देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या बात है वो समझिए। 2G में तो आता है, यह तो हम जान गए कि सेक्शन 2G में आपका आता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, संज्ञेय अपराध। इसमें संज्ञेय अपराध होता क्या है, तो इसमें पुलिस विल हैव पावर्स टू इन्वेस्टिगेट इंक्लूडिंग द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। देखिए जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं इसमें पुलिस को किसी से भी वारंट की आवश्यकता नहीं। वो अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि पुलिस किसी को अरेस्ट करने आती है तो उसमें पूछा जाता है कि आपके पास वारंट है। देखिए वारंट की इसमें आवश्यकता नहीं है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। गंभीर प्रवृत्ति के अपराध हैं, इसमें पुलिस को किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं। पुलिस जाएगी सीधे इमीडिएट अरेस्ट करेगी यहाँ पर और इन्वेस्टिगेशन भी करेगी, ठीक है। और इसमें जो होता है इन्फॉर्मेशन, जो पुलिस शिकायत दर्ज करती है उसे क्या कहते हैं, FIR। अब आप कहेंगे सर पुलिस का काम तो FIR ही होता है। देखिए हर मामले में FIR दर्ज नहीं होता है। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं इसमें पुलिस क्या करती है, NCR दर्ज करती है। क्या होती है, NCR इसको कहा जाता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। छोटे मोटे जो अपराध होते हैं, ठीक है, गैर संज्ञेय अपराध, उसे NCR कहा जाता है, ठीक है ना। तो यह भी जो आपका कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यह भी आपको दिया हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। तो जो आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस है सेक्शन 2G में है, इसमें पुलिस FIR रजिस्टर्ड करती है और पुलिस विदाउट जो है विदाउट वारंट पुलिस कैन अरेस्ट, ठीक है। विदाउट वारंट पुलिस इसमें अरेस्ट कर सकती है और इन्वेस्टिगेट कर सकती है। लेकिन वहीं बात करें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, ठीक है, कौन से ऑफेंस, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसमें पुलिस को क्या, ये सेक्शन 2O में आता है। किस में आता है, सेक्शन 2O में, ठीक है। 2G में क्या आ गया, 2G में आ गया कॉग्निजेबल, ठीक है, कॉग्निजेबल आ गया। सेक्शन 2G में क्या आ गया, कॉग्निजेबल आ गया। अब इसमें क्या है, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें क्या है, पुलिस को ना तो इन्वेस्टिगेशन का पावर है और ना ही अरेस्टिंग का पावर है। पुलिस कब कर सकती है, पुलिस कब इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, जब उसे मजिस्ट्रेट से परमिशन मिल जाए, ठीक है, मजिस्ट्रेट से परमिशन मिल जाए। किस मजिस्ट्रेट से परमिशन मिल जाए, तो उस मजिस्ट्रेट से परमिशन मिल जाए जिसे कि उस तरह के मामलों का, ठीक है, जिसमें कि उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है, इस तरह के अपराधों का जिस मजिस्ट्रेट को सुनवाई का पावर है, ठीक है, ट्रायल का पावर है, उस मजिस्ट्रेट से पुलिस ऑफिसर को, कंसर्न पुलिस ऑफिसर को आदेश लेना होगा, परमिशन लेना होगा, ऑर्डर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद ही पुलिस उसमें अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। ऐसे अरेस्टिंग का अधिकार नहीं, यहाँ अरेस्ट कर सकती है, ठीक है, यहाँ अरेस्टिंग कर सकती है, लेकिन यहाँ अरेस्टिंग नहीं कर सकती है, ठीक है दोस्तों। तो आज का यह इन शॉर्ट कुछ मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो डिस्कस किया है आज के इस वीडियो लेक्चर में। किसी तरह का भी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे सवाल जरूर पूछेंगे, तो ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार।